गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अल्पकालीन समय के आधार पर जो दो भागों में विभक्त किया था लागतों को। अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत 4th नंबर की जो लागत है औसत स्थिर लागत का अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन लागत के अंतर्गत 4th नंबर पे जो हमारी औसत स्थिर लागत दे रखी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, उसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, इसका जो सूत्र होता है उसी के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो सूत्र होता है वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। आउटपुट से ही इसको डिवाइड किया जाता है या क्यू से इसको डिवाइड किया जाता है। क्यू का मतलब ही आपके आउटपुट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आउटपुट का भाग दे दिया जाए, उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए, तो जो प्राप्त होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होता है। तो इसकी परिभाषा यही से हम ले सकते हैं, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। उसका सूत्र टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट होता है। उसकी चित्र इसका जो बनता है बच्चों, हाइपरबोला बनता है। इसका चित्र ओ एक्स अक्ष पर वही आउटपुट लेंगे, ओ वाई अक्ष पर आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। ये चित्र आपका इस तरह का बनता है, ए एफ सी का, ऊपर से नीचे गिरता हुआ ये चित्र का शेप होता है। इसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ये अति परवलयकार होता है, इसे हाइपरबोला भी कहते हैं। इस चित्र का आपके एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी लागत है जिसका आकार अति परवलयकार या हाइपरबोला होता है। औसत स्थिर लागत ही वह लागत है जिसके चित्र का आकार अति परवलयकार या हाइपरबोला होता है। अब मैं बुक से पढ़ रही हूँ, आपके पेज नंबर 54 पे दे रखी है, ये निकाल लीजिए, पढ़ते हैं आगे। अल्पकालीन कुल स्थिर लागतों में जब उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। ये लागतें उत्पत्ति की मात्रा बढ़ने के साथ साथ लगातार घटती जाती हैं। जैसे आपके 3000 रुपये की पर डे का गल्ला उठ रहा है, फिर 5000 का, फिर 50,000 का, तो आपकी तो कॉस्ट कम होती जाएगी ना। यदि आप 10,000 रुपये में दुकान किराए पे लेते हैं तो पहले 3000 से डिवाइड करोगे, फिर 5000 से, फिर 50,000 से, तो आपकी तो कॉस्ट दिन प्रतिदिन गिरती आ रही ना स्थिर लागतों की। तो ये लागतें जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। इसलिए इसके वक्र का आकार अति परवलयकार होता जाता है, जिसे आयताकार हाइपरबोला के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र इसमें दे रखा है, AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड Q के नाम से। अब हमारे द्वारा औसत परिवर्तनशील लागत का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, इसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर की जो आपकी लागत है वो आपके औसत परिवर्तनशील लागत है। औसत परिवर्तनशील लागत, इसे शॉर्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या ABC के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहाँ पर इसका भी हम सूत्र, इसकी जो परिभाषा होती है उसे भी हमारे द्वारा इसके सूत्र के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड Q। Q का मतलब क्या है, आपके आउटपुट या उत्पादन की मात्रा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड Q के द्वारा। इसका जो चित्र बनता है बच्चों वो मैं आपको बता देती हूँ। OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। यहाँ आपके आउटपुट दिया हुआ होता है OX अक्ष पर। यहाँ पर एक सीमा तक तो उत्पादन गिरता है और उसके बाद फिर तेजी से बढ़ने लगता है। एवरेज
वेरिएबल कॉस्ट का जो चित्र होता है वो यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। इसके यू आकार का कारण ये है कि प्रारंभ में तो उत्पादन में वृद्धि होती है तो लागत ह्रास नियम लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जब मैंने बताए थे तो फर्स्ट स्टेज में तेजी से उत्पादन बढ़ता है और लागत की दृष्टि से लागत ह्रास नियम लागू होता है। एक बिंदु पर आकर लागतें स्थिर हो जाती हैं और उसके बाद लागतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्थिर साधनों का और परिवर्तनशील साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होने के कारण यहाँ पर लागत वृद्धि नियम बाद में लागू होने लगता है। तो ये जो है आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो आकार बनता है वो यू शेप का बनता है। यू अपन कहते हैं ना, यू आकार, इस तरह का शेप आपके बनता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। आप बुक से पढ़ लें, इसमें क्या दे रखा है बच्चों? औसत परिवर्ती लागतें। अल्पकालीन कुल परिवर्ती लागतों में कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत परिवर्ती लागतें प्राप्त होती हैं। कुल परिवर्ती लागतों में उत्पादन की मात्रा का भाग लगाने से औसत परिवर्ती लागतें प्राप्त होती हैं। अब आपके इसका सूत्र दे रखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड क्यू। और नेक्स्ट आपके दे रखी है औसत लागत। 6th नंबर पर आपके कौन सी लागत दे रखी है बच्चों? 6th नंबर पर आपके औसत लागत या एवरेज कॉस्ट का दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट जिसे औसत लागत कहते हैं, इसे अल्पकालीन औसत लागत के नाम से भी जाना जाता है और औसत लागत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों इसकी परिभाषा भी इसके सूत्र के आधार पर दी जा सकती है। एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट या क्यू। एक और फॉर्मूला होता है इसके अंतर्गत, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का योग कर दिया जाए तो भी आपकी क्या प्राप्त होगी? एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट प्राप्त होगी। इन दोनों सूत्रों से एवरेज कॉस्ट को प्राप्त किया जा सकता है। अब हमारे द्वारा औसत लागत के चित्र का यदि निर्माण किया जाता है तो हमारे चित्र में x अक्ष, y अक्ष, यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तीनों के चित्र हमारे बनेंगे। आउटपुट आपके y अक्ष पर रहेगा। ये आपके बच्चों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का चित्र है। ये आपके बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का चित्र है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का योग ही क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है। तो इसका चित्र बच्चों हमारे एवरेज कॉस्ट का चित्र हमारे इस तरह से बनेगा। एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो चित्र बने वो आपके द्वारा जो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का निम्नतम बिंदु लिया गया है, हम उसके पैरेलल एवरेज कॉस्ट का निम्नतम बिंदु लें या एवरेज इस बिंदु के बाद इसका निम्नतम बिंदु लें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के निम्नतम बिंदु के बिफोर ही एवरेज कॉस्ट का बिंदु नहीं आना चाहिए। इतना सा ध्यान रखते हुए अपने चित्र का निर्माण आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके तीनों का चित्र एक साथ बनाया गया है। अब मैं आपको 7वें नंबर की जो है सीमांत लागत
उसको भी अध्ययन कराना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।